क्या घर घर हथियार बांटने से, क्या लोगों की जाति धर्म और नस्ल पूछ के उनकी लिंचिंग करने से देश तरक्की करेगा? या फिर देश में आप सुविधाएं देश के नागरिकों को दें, उनको शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी उनको चिकित्सा दें, अच्छे उनके लिए रोजगार सृजित करें, तब देश तरक्की करेगा। अब ये बात तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सोचनी चाहिए कि आखिर 10-11 साल हो गए और कब तक आप ये अपना नफ़रत का जो बाज़ार आपने पूरे देश में लगा रखा है, नफ़रत के नाम पे जो पूरे देश में आपने केरोसिन फैला रखी है, तो आखिर उसका इलाज क्या है? शस्त्र खुलेआम बांटे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि देश संविधान से चलेगा। नहीं देखो साहब, देश तो संविधान से चलेगा, इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है। और जिन्हें अगर इस बात को लेके कोई संशय है तो वो देश छोड़ दें, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। और रही बात जो गाजियाबाद की घटना है, वो घटना इसलिए अंजाम दी जा रही है क्योंकि शासन प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। पिछले 8 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश है वो क्राइम में नंबर 1 हो चुका है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है और महिला उत्पीड़न के मामले में भी नंबर 1 हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने शासन प्रशासन में इस कदर निरंकुशता बढ़ा दी है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके द्वारा जो पाले पोसे हुए जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता ना रह के अब गुंडे और असामाजिक तत्व की तरह उनके जो क्रियाकलाप है वो होने लग गए हैं। चाहे यति नरसिम्हानंद हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश का कोई भी आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता हो, सब लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर ऐसे लोगों पर? कौन कार्रवाई करेगा? जैसे यूएपीए इशारे में लग जाता है। देखिए ऐसा है, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तब तो कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार की सह लेके, सरकार की रजामंदी लेके अगर आप कोई काम करोगे तो इन लोगों को सरकार से संरक्षण मिल जाता है, वो संरक्षण अघोषित होता है। अब देखो आप, कुलदीप सेंगर के समर्थन में पूरा बीजेपी और आरएसएस जंतर मंतर पे आ गया था। किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन किए कुलदीप सेंगर के समर्थन में, वो भी देखने वाली बात थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता बलात्कारी के समर्थन में खड़े हुए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश का पूरा क्षत्रिय समाज अब कुलदीप सेंगर के समर्थन में आ गया है। अब सोच के देखो कि एक बलात्कारी जो किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, उसका सपोर्ट पूरा एक समाज कर रहा है, तो ये कितने शर्म की बात है, कितने खतरनाक बात है इस देश के लिए कि जहां गुंडों को, अपराधियों को और बलात्कारियों को समाज द्वारा समर्थन दिया जाता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को समाज का हीरो बना के पेश किया जाता है और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको एक मिसाल दी जा रही है कि बलात्कारियों को अपना आदर्श मानो, खूनियों को अपना आदर्श मानो। इसी तरीके का की घटना जो है बिहार में हुई थी, जो अनंत सिंह ने हत्या करी थी और उसको वहाँ के विधानसभा की जनता ने चुनाव जिता दिया। इसी तरह की घटना आप मध्य प्रदेश में देखो कि आए दिन वहाँ भी लिंचिंग हो रही है, गरीबों दलितों के ऊपर अत्याचार मध्य प्रदेश में भी खूब हो रहे हैं। कुछ इसी तरह से संघ की प्रयोगशाला अभी आपका उत्तराखंड भी बना हुआ है। अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला, 2 साल हो गए, 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और वहाँ जो बीजेपी के बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी उनको बचाने में लगी पड़ी है। एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं बीजेपी के जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए न्याय को, कानून को और देश के संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। अब एक नया मामला और उत्तराखंड में आपके सामने आ गया, एंजल चकमा का। अब तक तो ये कहते थे कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, अब तो इस देश में कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी नस्ल का, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों की लिंचिंग होती है, दलितों की लिंचिंग होती है, आदिवासियों की लिंचिंग होती है, साउथ इंडियंस की होती है, क्रिश्चियंस की होती है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी चाइनीज और पता नहीं क्या क्या कह के उनके खिलाफ भी अत्याचार की घटनाएं आ रही हैं, उनकी हत्याएं तो फिर ये सब हो रहा है। अखंड भारत की बात कही जाती है, सशक्त भारत की बात कही जाती है, विश्व गुरु बनने की तरफ हम अग्रसर हैं ये कहा जाता है। तो क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु? नहीं, ऐसे तो साहब विनाश गुरु बनेगा। देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, देश में कट्टरता बढ़ रही है। पाकिस्तान का जो हाल हुआ
या जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो या बांग्लादेश हो, जिन जिन देशों में कट्टरता बढ़ी है, आप अरब देश में देखो ना, खाड़ी के कई देश जहाँ जहाँ कट्टरता बढ़ी, इराक हो, सूडान हो, तो उन सब देशों की तरक्की रुकी है और वो देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ गए। तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे देश में कट्टरता बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो सिक्स सेंस है वो ये कह रहा है कि देश का जो विकास है, जो देश की तरक्की है, जो देश जिस स्पीड से तरक्की करनी चाहिए थी, वो तरक्की रुक गई है पर देश एक की। सवाल ये भी है कि जब सशक्त हाथों में ये देश है, कहते हैं मजबूत हाथों में देश है, देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर सुरक्षित देश में खतरा कैसा? हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा है। अब इस जवाब में ही तो सवाल है हाँ। कि देश अगर सुरक्षित हाथों में है, तो देश के नागरिकों के अंदर असुरक्षा का भाव क्यों पैदा हो रहा है? देश के जो नागरिक हैं, गरीब है देश का, और जो देश के 90% लोग हैं, वो अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं? क्यों इस देश में असुरक्षा बढ़ती जा रही है? अभी एक आंकड़ा और आया है कि हमारा देश असमानता के मामले में वर्ल्ड में टॉप 3 पे आ गया है। एशिया में हम टॉप पे आ गए हैं। भुखमरी और हैप्पीनेस इंडेक्स हमने देख ही रखा है कि कितनी गिरावट नीचे। हो गई है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस मामले में भी हम कितने नीचे हैं। तो अगर ये सब आंकड़े पिछले 10 साल में हमारे फेवर में ना आके हमारे अपोजिट आ रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं और आखिर उनका विज़न क्या है। क्या घर घर हथियार बांटने से, क्या लोगों की जाति, धर्म और नस्ल पूछ के उनकी लिंचिंग करने से देश तरक्की करेगा, या फिर देश में आप सुविधाएं देश के नागरिकों को दें, उनको शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी उनको चिकित्सा दें, अच्छे उनके लिए रोजगार सृजित करें, तब देश तरक्की करेगा। अब ये बात तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सोचनी चाहिए कि आखिर 10-11 साल हो गए और कब तक आप ये अपना नफ़रत का जो बाज़ार आपने पूरे देश में लगा रखा है, नफ़रत के नाम पे जो पूरे देश में आपने केरोसिन फैला रखी है, तो आखिर उसका इलाज क्या है? इलाज तो सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा। और अगर सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है, तो इसका मतलब आप लोग काबिल नहीं हो, आप लोग नाकाबिल हो, फिर आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी देश में लिंचिंग बढ़ रही है, देश में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, देश का दलित अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, देश का गरीब गुरगा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार की नाकामी है। पर आपने अभी विजन की बात की, प्रधानमंत्री का तो एक ही विजन है, राष्ट्र सर्वोपरि, कह रहे हैं देश को विश्वगुरु बनाना है, देश नहीं, तो सशक्त करना है। देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? मैंने सरकार से और प्रधानमंत्री से सीधी सी बात पूछी है कि देश कैसे विश्वगुरु बनाएंगे। क्या इसी तरीके से विश्वगुरु बनेगा कि आप किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति की लिंचिंग कर दें और वो आपका देश विश्वगुरु बन जाएगा? देश विश्वगुरु तब बनेगा जब देश का हर एक नागरिक अपने आप को देश के अंदर सहज महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा, खुश महसूस करेगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। मुझे नहीं लगता अब देश की जो आबादी है, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो विदेश में जाके फ़ख्र से बोलते होंगे कि हम इंडियन हैं। कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हमारा वीज़ा कमज़ोर हो रहा है, वीज़ा की जो हमारे देश के जो पासपोर्ट है उसकी ताकत कम होती जा रही है धीरे धीरे। हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा है धीरे धीरे। डॉलर के मुकाबले देख लो, हम 90 रुपए से भी नीचे चले गए हैं। कहाँ हमारा जो रुपया था वो बहुत मजबूत था, हमारा जो पासपोर्ट था उसकी ताकत बहुत अच्छी हुआ करती थी, हमारी बड़े बड़े देशों में अच्छी हनक हुआ करती थी। अब छोटे छोटे देश भी हमें आंख दिखा देते हैं। तो इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, और सरकार अगर जवाब नहीं दे रही है तो आप एक चीज़ क्लियर समझ लो कि सरकार शामिल है। पर यह भी कहा जाता है ना, जैसे उधर एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगते हैं कि मुसलमान के ऊपर आरोप लगते हैं कि मुसलमान जो है वो देश के संविधान को नहीं मानता, शरिया कानून लाना चाहता है। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं भी निकल रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सिर्फ हो रहा है, या बाकी मुसलमान भी? ये सिर्फ सत्ता का ध्रुवीकरण करने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी द्वारा की जा रही है।
क्योंकि हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी 15-16% मुसलमानों की है। तो मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, ईसाइयों का डर दिखाया जा रहा है, और ये डर दिखाकर सत्ता का ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये इनकी पुरानी साजिश है। इसको इसी डर को दिखा के ये लोग 2014 में सत्ता में काबिज हुए थे, और रह रह के इसी जिन्न को ये लोग बार बार बोतल से निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ करने और दिखाने को अब है नहीं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी यही है कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी देश की तरक्की में कोई काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों में अपना कोई एक काम नहीं गिना पाए कि हमने ये काम ऐसा कर दिया जिसके सहारे देश में तरक्की हुई। हाँ, उन्होंने बिगाड़ने वाले बहुत सारे काम किए हैं, जैसे देश की जीडीपी गिराई है, देश का जो रुपया मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसानों की हालत आप देख ही रहे हो कैसी हो रही है, बेरोजगारी की हालत बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेरोजगारी किस कदर बेतहाशा कैसे बढ़ी है, शिक्षा का स्तर कैसे हुआ है। 90,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल पिछले 12 सालों में बंद हुए हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है। जो शिक्षा महंगी हुई है और इससे गरीबों को नुकसान हुआ है, तो वो श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, वो बात ये निकल के आ रही है कि पिछले 12 सालों में जो देश में लिंचिंग बढ़ी है, जो देश में हिंसा बढ़ी है, उस हिंसा की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की ही बनती है। और इस पे सरकार से जब सवाल होते हैं, तो सरकार ये कहती है कि साहब विपक्ष जो है मुद्दों को भटकाना चाह रहा है, विपक्ष मुद्दों पे बात नहीं करता है, जबकि सरकार मुद्दों पे बात नहीं कर रही है।